अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जाफ़र एक्सप्रेस साने के ठीक 3 रोज़ बाद आज डीजी आईएसपीआर और उनके साथ-साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना थी, इस वक़्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से साबका हुकूमत को कसूरवार ठहराया गया, ये जो दहशतगर्दी और इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ बनाई गई उस हवाले से, और इसके साथ-साथ मिसिंग पर्सन्स और तमाम तर चीज़ों के हवाले से क्या कुछ कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक जारी है, लेकिन जितनी हमने कवर की है, उस हवाले से आपके सामने रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, बाकायदा तौर पे बताया गया कि किस तरीके से 11 तारीख को 11 मार्च को 1 बजे के दौरान किस तरीके से ट्रेन के ऊपर आईईडी से हमला किया गया और हमला करके बाकायदा तौर के ऊपर उस ट्रेन को रोका गया। इसके साथ-साथ डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन कंक्लूड किया गया। हमारे स्नाइपर्स ने दहशतगर्दों को एंगेज किया, तो इसका फ़ायदा उठाकर मुसाफिरों का एक ग्रुप मौका पाकर मुख्तलिफ सिमतों में भाग जाता है। फिर वीडियोज़ भी इस हवाले से दिखाई गई, साथ उनके सीएम बलूचिस्तान भी मौजूद थे। लेकिन जब सवाल-जवाब का आगाज़ हुआ, जब सवाल पूछे गए, तो ज़ुबैर अली खान साहब लिख रहे हैं कि डीजी आईएसपीआर से पहला सवाल जवाब में प्रेज़ेंटेशन दिखाकर जवाब दिया गया। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है ज़ुबैर अली खान की जानिब से, और अब काफ़ी सहाफ़ी भी सवाल उठा रहे हैं कि वो जो 200 ताबूत जिनकी बात की गई थी, उस हवाले से डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 200 ताबूतों की खबर की तरदीद नहीं की, बल्कि कहा कि रियासत लॉजिस्टिक्स के हवाले से बहुत सारे काम करती है। इसके साथ-साथ जब बात की गई उनके सवाल जवाब से पहले ये भी कहा डीजी आईएसपीआर ने कि पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझ और देख रहे हैं। लेकिन सवाल किया गया, सबसे पहले एक सवाल हुआ कि गालिबन ये 30 बल्कि दूसरे या तीसरे नंबर का सवाल था, जिसमें पूछा गया कि क्या आप इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं? इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है, जिस पर जवाब ये दिया गया कि जो सानिया जाफर एक्सप्रेस है, किसी सूरत भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। उसके साथ-साथ बाकायदा तौर पे सीएम बलूचिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इनको ज़्यादा हाइप दी जाती है, इन पर ज़्यादा बात की जाती है और एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बड़े अजीब से टोन में, बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स तो पूरी दुनिया में मौजूद है। मिसिंग पर्सन सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं है, अमेरिका में है, बर्तानिया में है, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स मौजूद है। लापता अफराद का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी पाकिस्तान में भी ये मसला मौजूद है। बलूचिस्तान में इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ-साथ डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स होते हैं, क्या वो अपनी फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं? फिर जो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि साबका हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी में इज़ाफ़े की एक बड़ी वजह है। यानी यहाँ पर बताया नहीं गया, सवाल किया गया कि क्या इसको सिक्योरिटी लैप्स कहा जा सकता है। सवाल मुसलसल हो रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो तमाम तर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, ये मौजूद थी, कौन कसूरवार होगा? लेकिन उन तमाम तर सवालों के जवाब सामने अभी तक जो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कवर की, उसमें सामने नहीं आ रहे, बल्कि साबका हुकूमत पर ज़िम्मेदारी डाली जा रही है। मिसिंग पर्सन्स वाले मामले के हवाले से कहा जा रहा है कि इसको इतना उठाना या इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है सीएम बलूचिस्तान की जानिब से कि ये जो बलोच को, नाराज़ बलोच को एक लक़ब दिया है, मीडिया की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये आपका कसूर है। ये मीडिया ने नाराज़ बलोच कहा है। कौन-सी नाराज़गी है? अगर नाराज़गी है तो इसका मतलब ये है कि आप पहाड़ पर चढ़ जाएँगे, आप वायलेंस शुरू कर देंगे। बीएलए के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर लोग हैं, इनका बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से और इस्लाम से किसी सूरत कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ-साथ सीएम बलूचिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर भी ठीक-ठाक किस्म की एक तनकीद हो रही है। एक सूबे का वज़ीर आला, सूबा जो जिस तरीके से वहाँ पर एक अंदोनाक वाक़या हुआ, एपीएस के बाद एक बड़ा सानिया, जो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस था, लेकिन वज़ीर आला जो है सूबे का पैंट कोट और बाकायदा तौर पे किस तरीके से टाई में फिट बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में बैठे हैं, और जिस तरीके से वो आज एड्रेस कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों नाराज़ बलोच का, फिर सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मिसिंग पर्सन्स को बार-बार मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बात की जाती है और फिर एक इस मामले को बाकायदा तौर के ऊपर हाइप दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो तमाम तर मामला है सानिया जाफ़र एक्सप्रेस का, इस पर सवालात अपने जो इनके एंकर्स हैं, जिनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंकर्स माना जाता है, वो एंकर्स भी बाकायदा सवाल कर रहे हैं। उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले डीजी आईएसपीआर ने इंडिया की जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया, अच्छा ये तो गिवन है। हमारे साथ हमेशा यही होता है, जब भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, उसके ताने-बाने इंडिया से जोड़े जाते हैं। इस वाक़ये के भी ताने-बाने अफ़गानिस्तान से जोड़े जा रहे हैं, इंडिया से जोड़े जा रहे हैं, लाज़िमन होंगे। इंडिया हमारा जो है वो दुश्मन है, एक रवायती दुश्मन है। लेकिन अब यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स के लोगों की वजह से हुआ, यहाँ पर ये सवाल जब किया जाता है, तो फिर उन लोगों को भी उठा लिया जाता है। अब यहाँ पर इंडियन मीडिया के हवाले से डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने पाकिस्तानी मीडिया पर इन्फॉर्मेशन फ्लो को इस कदर महदूद क्यों किया गया? इन्फॉर्मेशन फ्लो को इस कदर रोका क्यों गया कि
के बैनुल-अक़वामी मीडिया को अपनी मर्ज़ी का प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त यहीं से मिली, यहीं से उन्हें मौका मिला, ये मार्जिन, ये स्पेस आपने उन्हें दी। जावेद चौधरी साहब कहते हैं, डीजीआईएसपीआर ने कहा कि 440 लोग थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 339 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 21 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 80 लोग कहाँ हैं? गुमान ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान के लोग थे और इन्हें बीएलए वाले अपने साथ ले गए। तो ये बड़ा तशवीशनाक एक सवाल है। 80 लोग कहाँ हैं? ये जो नंबर गेम है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, इनके अंदर इतना तज़ाद क्यों है? वो बाकी के 80 लोग कहाँ हैं? क्योंकि जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी वीडियोज़ भी कल जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया, किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि वो सर्वाइवर्स भी बता रहे हैं कि हमारे साथ 80 से 90 और कमोबेश 50 से 60 फौजी ट्रैवल कर रहे थे। अब एक जानिब ये तमाम तर मामला सानिया जाफर एक्सप्रेस, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान आज़म वर्सक मस्जिद में धमाका और धमाके में कई अफराद ज़ख्मी और इस धमाके में भी बाकायदा तौर पे टारगेट किया गया। जेयूआई के ज़िलाई अमीर को निशाना बनाया गया, बनू के अंदर, अकूड़ा खटक के अंदर। सानिया जाफर एक्सप्रेस, खुदा पाकिस्तान के हालात पर रहम करे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक जानिब ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो मेरे और आपके सामने, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन सारा जो कॉन्सन्ट्रेशन है, सारा जो फोकस है वो शायद इस चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान की मुलाकात कैसे ना करवाई जाए, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जाए। अब आज भी इमरान खान की मुलाकात मशाल यूसुफ़ज़ई से होनी थी, जब वो मुलाकात नहीं हो सकी तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया गया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब अदालत में वो पहुंचे 12 बजे तो उनसे जवाब तलबी की गई, और जब उनके जवाब से अदालत मुतमईन नहीं हुई तो 2 बजे इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का कहा गया, और जब 2 बजे बजरिया वीडियो लिंक नहीं पेश किया गया तो टाइमलाइन ये दी गई थी कि 3 बजे इमरान खान को फिजिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, जिस पर जब जज वापस पहुंचते हैं अदालती ब्रेक के बाद तो कोई भी अडयाला जेल की इंतजामिया से कोई शख्स मौजूद नहीं होता, और ये मौक़िफ़ दिया जाता है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात शदीद ख़राब है, जिसकी बाइस इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। यानी हम पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं, यानी हम पूरी दुनिया से किस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है, लेकिन आपके दारुल हुकूमत में, आपके एक साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, या सिक्योरिटी का अब इसको बहाना कहा जाए, क्योंकि बाकायदा तौर पे जिस तरीके से कुछ जगहों से ये सोर्सेज़ ने भी कंफर्म किया, कुछ जगहों से बाकायदा नोटिफिकेशंस भी आए कि आज इस्लामाबाद में कुछ सरकारी तालीमी इदारे बंद भी थे सिर्फ हाई अलर्ट की बाइस, रेड अलर्ट के बाइस। तो यानी आपका दारुल हुकूमत भी आपको सेफ नहीं लग रहा, ये तमाम तर सिचुएशन है। वहीं पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके वज़ीर दाखिला जो इस वक्त टेक्निकली देखा जाए, जो रियलिस्टिकली जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहसिन नकवी, असद तूर साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी का वज़ारत दाखिला छोड़ने की इत्तलात हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई ख़ास शख्स हैं और पूरी हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएँगे वो, और वापस किसी तगड़ी नशस्त पर आएँगे। ये आप सुनिएगा कि असद तूर साहब क्या कह रहे हैं, और इसके साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ मुसलसल लॉबिंग कर रही हैं, शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। शहबाज शरीफ इस बात पर भी खामोशी से घर बैठ जाएँगे। अब ये जो मामला मोहसिन नकवी वाला है, मुल्क का वज़ीर दाखिला, और जिस तरीके से मोहसिन नकवी वाले मामले पर सुहेल वराइद साहब ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा और बताया कि किस तरीके से हुकूमती इत्तेहाद में पहला शगाफ पड़ सकता है, मोहसिन नकवी अपनी कुर्सी से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि परवेज़ खटक को जो रखा गया वज़ारत दाखिला के अंदर, उसके हवाले से मोहसिन नकवी को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके बायस कुछ रिजर्वेशंस, कुछ कंसर्न्स हैं। लेकिन आज असद तूर साहब भी इसी चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं। एक जानिब आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन, दूसरी जानिब आपकी वज़ारत दाखिला के अंदर ये तमाम तर मामलात। ये सुनिएगा वीडियो, देखते रहिए siyaasat.pk। जी हाँ, ज़राए बता रहे हैं कि सेनेटर मोहसिन नकवी साहब आने वाले दिनों में किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है कि वो अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला नहीं रहे, और ये जो वो ओहदा पर नहीं रहेंगे, तो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती फ़ैसला है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, वो उनको ना तो वज़ारत दाखिला से हटा रहे हैं, ना काबीना से निकाल रहे हैं, ये उनका फ़ैसला नहीं है, और ना ही ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से फ़ैसला है कि वो मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं है या कुछ ऐसा है तो वो उनको हटाना चाह रहे हैं, ये ऐसी कहानी भी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती ये फ़ैसला है कि वो वज़ारत दाखिला छोड़ना चाहते हैं। एक तो शुरू से ज़राए ये बताते हैं कि वज़ारत दाखिला उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन उनको वज़ारत दाखिला दी गई, क्योंकि उस वक्त जो मुल्क में सब कुछ चल रहा था, दाखिली महाज पर बहुत कुछ चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब पर एतमाद किया गया और उनको वज़ारत दाखिला दी गई। और मोहसिन नकवी साहब पर जो मेन एतमाद था वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का था, वो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत का था। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल नासिर मुनीर साहब, उनसे जो अगर आपको कुर्बत का आइडिया हो और आर्मी चीफ़ के मोहसिन नकवी साहब पर अगर आपको एतमाद का आइडिया हो, तो आपको फिर ये अंदाज़ा होगा कि मोहसिन नकवी साहब क्यों इस हुकूमत में सबसे बाइख्तियार वज़ीर माने जाते हैं। और इसी तरह से इसीलिए जो वज़ीर दाखिला है, वज़ीर दाखिला के बारे में जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बने हैं, वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे।
तो ये मोहसिन नकवी साहब की आपको बताता है कि वो कितने स्ट्रांग हैं। जो मुशीर के तौर पर परवेज़ खटक साहब आ गए हैं वजारत दाखिला में, और क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी नून लीग के आदमी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और इस्टेब्लिशमेंट वजारत दाखिला अभी भी अपने हाथ में रखना चाहती है, तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब को फिर लाए हैं कि ठीक है, अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं इस वजारत को कंटिन्यू करना चाह रहे तो परवेज़ खटक साहब उनकी जगह पर ये वजारत को कंट्रोल करेंगे। और क्योंकि तमाम वजारत दाखिला के मामलात ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट और अब वजारत दाखिला के माबैन ही चल रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, तो वज़ीर-ए-आज़म को भी कहीं ना कहीं चाहिए होगा कि वो लूप में किसी तरह से रहे, तो उन्होंने भी एक अपना बंदा वज़ीर मुमलिकत के तौर पर तलाल चौधरी साहब लगाए हैं। तो ये ट्रांजिशन अब होने जा रही है, लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब हमेशा के लिए जा रहे हैं? तो नहीं, मोहसिन नकवी साहब एक ब्रेक ले रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ये है कि वो एक आर्जी तौर पर ब्रेक ले लें, एक ऑप्शन ये है कि वो किसी और वजारत में चले जाएँ, और जाहिर बात है वो जो भी चॉइस करेंगे वो वजारत उनको मिल जाएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। लेकिन ये अब मोहसिन नकवी साहब ने फैसला करना है कि वो कोई और वजारत लेते हैं या ब्रेक लेते हैं। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब गालिब इम्कान है कि ब्रेक लेंगे, लेकिन और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब कम बैक करेंगे, और हो सकता है अब वो जो कम बैक करें वो बहुत ही ताकतवर पोजीशन के लिए उनका कम बैक हो, और बहुत बड़ा कम बैक हो, और बहुत ताकत से वापस आएँ, और फिर आप शायद देखें कि उसका आपको जिसे कहते हैं ना असर और इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर भी नजर आए, मुल्क की सियासत पर नजर आए, और मौजूदा जो हुकूमत है इस पर भी नजर आए, और जो मौजूदा पार्लियामान है इस पर भी नजर आए। ये सब के ऊपर उनका ये इम्कान है कि वो कम बैक हो सकता है, वापस कम बैक कर चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट जो था इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो करीबी लोग हैं बताते हैं कि इसके बारे में 9 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक इस जो पिछली हुकूमत है उसकी मियाद खत्म होने तक इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब एक जिसे कहते हैं ना एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये ना तो पीटीआई को सियासी बुनियादों पर काउंटर कर सकते हैं, ना कोई अवामी बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं, ना ही बैरूनी दुनिया इन पर एतमाद करती है कि इनके होते हुए कुछ सरमायाकारी आएगी। और ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम हमारा तजर्बा है। ये एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। इवन के ये एक नाज़िम जितनी काबिलियत भी नहीं रखते। हमें एक बड़े की बंदे ने जो बहुत करीब है एस्टेब्लिशमेंट के, हमने उनसे एक बार कहा कि यार ये क्या आप लोगों को क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं? उनको पता लगा यार, उनको पता है जिनके हाथ में सब कुछ है कि शहबाज शरीफ तो एक नाज़िम वाला भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन चलाया जाएगा इनको। तो अब चीज़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो रीइंफोर्समेंट इमरान खान साहब के 6 माह बाद शुरू की थी, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही 8 फरवरी 2024 से भी पहले शुरू कर दी थी, तो उनको अंदाजा है शहबाज शरीफ साहब नहीं चल सकते। तो अब ये देखना कि शहबाज शरीफ साहब कितना अरसा सर्वाइव करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा को भी आइडिया है कि उनके जो चचा हैं वो नहीं चल पाए, और उनको चलाया जा रहा है, अब सर्वाइव करवाया जा रहा है। तो वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब किसी मौके पर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस्लामाबाद में ज़रा बताते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बदलने का फैसला होता है तो मरीम नवाज साहबा भी शायद चाह रही है कि फिर जो रिप्लेसमेंट हो वो मैं हूँ, बजाय इसके कि पार्टी के बाहर से कोई एस्टेब्लिशमेंट अपने काबिल एतमाद शख्स को लाने का सोचे। तो उसके लिए भी वो हार्स एंड कैटल शो हो या दीगर जगह पर हो, वो आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाती हैं, और इससे जाहिर होता है कि वो भी चाह रही हैं कि वो अपने लिए लॉबिंग करें। तो उन्होंने कहा कि यार शहबाज शरीफ साहब की एक चीज़ बहुत मन को भाती है एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं पर भी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं करते, किसी भी बात में 1% भी आर्गूमेंट नहीं करते। इख्तिलाफ राय शहबाज शरीफ साहब में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इमरान खान का तो हमें आइडिया था कि जब भी हम कभी इमरान खान को अबैंडन करेंगे या घर भेजेंगे तो वो शोर बहुत करेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर हमें अंधा एतमाद है कि हम जैसे शहबाज शरीफ को बताएंगे कि आप हमें मजीद नहीं दरकार, वो कोई बात नहीं करेंगे, अपना बैग पैक करेंगे और घर चले जाएंगे, बयान तक भी नहीं देंगे, कोई ट्वीट भी नहीं देंगे कि मेरे साथ ये किया, ना अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला करते हुए जीटी रोड से। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।